अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत, ये शब्द सुनते ही देशभक्ति जाग जाती है, खून में उबाल सा आ जाता है। लेकिन सोच के देखो, अगर यही जोश हमने इकोनॉमी, एजुकेशन और अपनी टेक्नोलॉजी पे लगाया होता तो शायद आज हम चाइना की तरफ 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी होते। आज हम सिर्फ 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हमारे सपने तो देखो हम बनाने चले हैं अनडिवाइडेड इंडिया। इसी सपने ने हमारे डेवलपमेंट को रोक के रखा है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे के साथ में हमारे देश के युवाओं को भड़का रही है और हमारा देश इनकी सुन भी रहा है, वो भी अंधा होकर। जब यहाँ से फुर्सत मिले तभी तो हमारा देश का युवा देश के बारे में सोचेगा, अपने देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, अपनी बेरोजगारी के बारे में सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा। तो चलो आज सबके डाउट क्लियर कर देते हैं और बताते हैं कि क्या अखंड भारत बनाना पॉसिबल है या नहीं। ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ सच्चाई बताना है, वो भी फैक्ट और लॉजिक के साथ। हम भी चाहते हैं इंडिया एक महान नेशन बने, अखंड भारत का सपना सच हो, पर ऐसा कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चलो जानते हैं कि अखंड भारत पॉसिबल है और अगर नहीं है तो क्या कारण है। आज हम अखंड भारत ना बन पाने के 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें इंक्लूडेड है हिस्टोरिकली, इंटरनेशनली, रिलीजियसली, जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली। अखंड भारत बनाने में 5 पॉइंट का बहुत ज्यादा रोल रहेगा। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें इतिहास की, तो अखंड भारत के पहले राजा थे राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के राजा थे। अभी चेक करने के लिए अगर आप गूगल पे जाओगे तो वहाँ पे लिखा आता है विक्रमादित्य। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, विक्रमादित्य किसी राजा का नाम नहीं है, ये एक उपाधि है जो टाइम टाइम पर अलग अलग राजाओं को मिली। विक्रमादित्य पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने इंडिया के इतने बड़े एरिया को एक साथ करके एक राज्य बनाया था और यही से अखंड भारत की शुरुआत होती है। ये वो राजाओं के नाम है जिन्होंने कुछ समय तक के अखंड भारत का रूप बना के रखे थे भारत के मैप पे। सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य के राजा थे। फिर आते सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने समय में इंडिया से अफगानिस्तान और म्यांमार तक पहला साम्राज्य बनाया। लेकिन ध्यान रहे, उस समय भी साउथ इंडिया और श्रीलंका मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। इन दोनों ही राजाओं ने भारतवर्ष पे बहुत बड़े हिस्से पर राज किया है और बहुत लंबे समय तक राज किया है। अखंड भारत बनाने में इन दोनों राजाओं का बहुत बड़ा योगदान। इसके बाद आया मुगल एरा, जिनका रूल सिर्फ नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया तक ही था। उसके बाद ब्रिटिश राज। वैसे तो ब्रिटिश राज इतना बड़ा था, पूरी दुनिया में इनका कब्जा था, पर अभी हम सिर्फ अखंड भारत की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश एम्पायर, जिनके समय पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एक साथ थे और ये क्लोजेस्ट वर्जन था अखंड भारत का। सबसे लंबे समय तक ये अखंड भारत ब्रिटिश राज के अंदर रहा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखा था, जिसमें साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, म्यांमार, अफगानिस्तान पूरा आता था। बस नेपाल इनके कंट्रोल में नहीं था और नेपाल कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं था। नेपाल हमेशा से एक इंडिपेंडेंट नेशन रहा है। तो जो हमारी बुक्स में लिखा जाता है कि अखंड भारत का हिस्सा नेपाल को भी होना पड़ेगा, तो ये एक आइडियोलॉजिकल सोच है कि ये कभी रियलिटी में ऐसा नहीं था। हिस्ट्री में भी इसका कोई ऐसा लिखावट नहीं है कि नेपाल इंडिया का बहुत रोजे था या अखंड भारत का हिस्सा। ये तो हो गई अखंड भारत की हिस्ट्री की बात। अब करते हैं पॉलिटिकली, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो मान लो अखंड भारत बन गया, तो सबसे पहला सवाल उठ के आता है कि रूल कौन करेगा, कौन होगा इस अखंड भारत का पीएम, कैसे बनाए जाएंगे सीएम और कैसे पूरी पॉलिटिक्स को मैनेज किया जाएगा। अखंड भारत में पॉपुलेशन होगी 205 करोड़ अप्रॉक्स, हिंदू 100 करोड़, मुस्लिम 70 करोड़ और बाकी सिख, क्रिश्चियन, बौद्धिज्म मिला के 35 करोड़। इतनी डाइवर्सिटी में सबकी एक राय बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। हर रिलीजन की अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी, अलग अलग प्रायोरिटी होगी, मतलब हर जगह पे नई नई पार्टी, नए संविधान और नए रूल बनाने पड़ेंगे। अगर अखंड भारत बनता है तो उसमें सबसे पहले सीटें किसकी जाएंगी पता है? रूलिंग पार्टी की। और जो लोग अखंड भारत बनाने के पीछे इतनी तेजी से पड़े हैं, सबसे पहले उन्हीं के हाथों से सत्ता चले जाएंगी। और जब हिंदू 100 करोड़ हो जाएंगे, मुस्लिम 70 करोड़ हो जाएंगे, 35 करोड़ अदर रिलीजन हो जाएंगे जैसे सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एक्सेट्रा, इसके बाद मेजोरिटी बहुत हद तक के चेंज हो जाएंगी। अलग अलग रिलीजन के लोगों के विचार विमर्श हो गए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी और खत्म होगी। ओवरऑल बात करूँ तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंट्रीज जो अखंड भारत में जुड़ रही है। और ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इसलिए भी है क्योंकि सारी पार्टीज एक बात पर सहमत हो जाए, ऐसा होना कभी मुमकिन नहीं हुआ है। हमारे देश में हमारी पार्टी एक दूसरे की बात पर सहमत नहीं हो सकी, फिर 10 देशों की रूलिंग पार्टी प्लस उसकी अपोजिशन पार्टी को एक बात पर सहमत करके लेके आना है। हमारा विधानसभा और लोकसभा कितना बड़ा हो जाएगा, कितनी सारी सीटें होगी, कितना बड़ा इलेक्शन हो गए और कितने ज्यादा चुनाव प्रसार हो गए, कितना पैसा खर्च होगा, ये सारी बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, जब हम इन देशों को अपने अंडर लेंगे तो इनके जो कर्जे थे ना, वो भी हमें भरने पड़ेंगे। हमसे हमारा कर्जा भरा नहीं जा रहा, हम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के कर्जे भरेंगे कैसे? तो यही सारे पॉइंट बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं कि आप अखंड भारत नहीं बना सकते, क्योंकि इसको बनाने में आपकी सदियां बीत जाएंगी। और जो लोग इसको अभी मुद्दा बनाए हुए है ना, तो इनकी पुश्ते निकल जाएंगी, पर अखंड भारत बन नहीं सकते। मेरे भाइयों, देशी युवाओं, प्लीज इस पॉलिटिक्स से दूर रहो और अखंड भारत का सपना अभी के लिए तो साइड कर दो, क्योंकि उससे ज्यादा फोकस करो हमारे इस प्रेजेंट देश को आगे बढ़ाने में, क्योंकि यही देश तुम्हारी जनरेशन तक के रहेगा। तुम्हारी जनरेशन की जनरेशन का काम है अखंड भारत बनाना, ठीक है? और तब भी ये बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो प्लीज अपने आप पे फोकस करो, देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो और अपनी बेरोजगारी के बारे में सोचो। नंबर 3, जियोग्राफिकली अखंड भारत में आएंगे 10 देश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत, श्रीलंका, मालदीव। इसका मतलब है एरिया इतना बड़ा हो जाएगा कि दुनिया के टॉप 3 सबसे बड़े देशों में आ सका है। इशू होगा बॉर्डर मैनेजमेंट
डेवलपमेंट, हिली रीजन और कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लोकल रिसोर्सेज का सही से यूज करना। इंडिया में अभी भी नॉर्थ ईस्ट तक के अच्छे से रोड नहीं बनी है, तो इमेजिन करो अफगानिस्तान या म्यांमार को कैसे मैनेज करेंगे। बॉर्डर प्रॉब्लम के साथ में आएंगी लैंग्वेज बैरियर। इंडिया में आज ही 22 शेड्यूल लैंग्वेज, उसके साथ में हजारों बोलियां बोली जाती है। अखंड भारत में तो इसमें उर्दू, पश्तो, डोजांगा, सिन्हाल, दिवारी, देवी ही जैसी लैंग्वेज जुड़ जाएंगी। एक कॉमन लैंग्वेज डिफाइन करना इम्पॉसिबल होगा, तो शायद हम इंग्लिश को ही प्रेफर करेंगे। अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो अखंड भारत 10 से भी ज्यादा देशों का समूह होगा, तो अखंड भारत का टोटल एरिया होगा 7108004 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल कंबाइन एरिया होगा अखंड भारत का इंडिया का 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, पाकिस्तान का 881913 स्क्वायर किलोमीटर, बांग्लादेश का 1,30,170 स्क्वायर किलोमीटर, अफगानिस्तान का 6,52,860 स्क्वायर किलोमीटर, नेपाल का 147,516 स्क्वायर किलोमीटर, भूटान का 38,394 स्क्वायर किलोमीटर, श्रीलंका का 65,610 स्क्वायर किलोमीटर, मालदीव का मात्र 300 स्क्वायर किलोमीटर, म्यांमार का 6,76,578 स्क्वायर किलोमीटर, तिब्बत जो चाइना का पार्ट है अभी उसका हिस्सा होगा 12,28,400 स्क्वायर किलोमीटर, जिसका टोटल रेशियो आएगा 7,108004 स्क्वायर किलोमीटर, या कहूँ 71,08,004 स्क्वायर किलोमीटर। फॉर कंपैरिजन बता देता हूँ, टोटल एरिया अखंड भारत का होगा 7.11 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, रफली डबल होगा यूरोपियन यूनियन का, ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और अंदर आएंगे यूनाइटेड स्टेट के, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का एरिया है 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, अखंड भारत बन जाएगा 7.11 स्क्वायर किलोमीटर। आज के टाइम पर हमसे हमारा देश संभाला नहीं जा रहा, तो इतने बड़े एरिया को कैसे संभालेंगे। हमें अखंड भारत बनाने से पहले भारत को सही करने के बारे में ध्यान देना चाहिए, पर हमारी गवर्नमेंट को इस बात से क्या लेना देना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पार्ट 4, रिलीजियसली। अब तक की जितनी प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, उन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी रिलीजन को लेके, क्योंकि सारे ही देशों में अपने धर्म को बहुत ही कट्टरता से मानने वाले लोग रहते हैं, जो किसी भी हालात में अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहेंगे, और ये एक अच्छी बात भी है। पर अखंड भारत बनाने के लिए लोगों का थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना और एक्सेप्टेबल होना बहुत जरूरी होगा। पर तुमको तो हमारे देश के और बाजू वाले देशों की हालत पता ही है, फिर भी अगर अखंड भारत बनता है तो उसमें रिलीजियस वाइज इस तरीके से डिवाइडेशन होगा। उसका चार्ट मैं तुमको दिखा देता हूँ। जहाँ इंडिया में हिंदू 79% है, मुस्लिम 14% है और 7% अदर है। वही पाकिस्तान में 2.7% हिंदू है, 96.5% मुस्लिम है, और जितना बचता है परसेंटेज वो अदर है। अफगानिस्तान में 0.3% हिंदू है, 99.7% मुस्लिम। नेपाल में 81.91 हिंदूज है, 5% मुस्लिम है और 8.21 बुद्धिस्ट है। भूटान में 22.6% हिंदूज है, 0.1% मुसलमान है और 74% बुद्धिस्ट है। बांग्लादेश में 9.5 हिंदूज है, 90% मुसलमान है और जितना बचता है उसमें रेस्ट अदर रिलीजियस है। म्यांमार में 1.85 हिंदूज है, 1.59% मुस्लिम है और बाकी रेस्ट 88% बुद्धिस्ट। तिब्बत में 0% मुसलमान है, 0% हिंदू है, 99% बुद्धिस्ट। श्रीलंका में 12% हिंदू है, 9% मुसलमान है और 70% बुद्धिस्ट है। मालदीव में 100% मुस्लिम्स है, जिसका चार्ट तुम अब अच्छे से यहाँ देख सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे तुम दिखा। इस रिजल्ट का टोटल मिलाया जाए तो हमारी मेजोरिटी वैसे तो हिंदुओं की ही रहेगी, पर सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी मुसलमान की बन जाएगी, जो कि काफी क्लोज होगा। जिसके साथ में अगर हम बुद्धिस्ट पॉपुलेशन को भी इंक्लूड कर दे तो मैक्सिमम चांसेस है कि सत्ता हिंदुओं के हाथ से निकल जाएंगी, और ऐसा होना कोई भी हिंदू नेता या हिंदू नहीं चाहेगा। इससे एक फायदा ये होगा कि हमारे पॉलिटिशियन जो रिलीजन के नाम पर वोट लेते हैं, उनका वोट बैंक पूरा होने के बाद भी वो हार सकते हैं, और वो ऐसा होना कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए हम आपको समझा रहे कि अखंड भारत किसी का सपना नहीं, बस एक मुद्दा है, ताकि आप लोगों से आज अपना वोट बैंक भराया जाए और अपनी सत्ता को आगे बढ़ाते चले जाए। बाकी इनसे पुल तो बन नहीं रहे, तो अखंड भारत बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। इंडिया में आज की डेट में हिंदू, बुद्धिस्ट, इस्लाम, सिखिज्म, जैन के साथ साथ 3000 मेजर कास्ट और 25,000 से भी ज्यादा माइनर कास्ट और रिलीजन प्रेजेंट है। ऐसा ही अलग अलग देशों में उनके हिसाब से कास्ट और रिलीजन डिवाइडेशन भी है। अगर इन सबको कंबाइन करें तो एक बहुत ही बड़ा नंबर निकल के आता है, जिसे मैनेज करना एक बहुत ही बड़ी और बेकार प्रॉब्लम है। वोटिंग, इलेक्शन रिकॉर्ड, मैनेजमेंट, नेशनलिटी प्रोवाइड करना, सब पे बहुत काम करना पड़ेगा, नया रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, और इस काम को करने में हमारी पुश्तें निकल जाएंगी। इमेजिन करो कौन से धर्म की वैल्यूज को फॉलो करा जाएगा, कौन से फेस्टिवल नेशनल फेस्टिवल होंगे, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होगा। इस अखंड भारत को बनाना किसी का भी कोई सपना नहीं है, बस लोगों के इमोशंस को यूज करना अपने वोट बैंक को बनाने के लिए ये धंधा है। बाकी रियलिटी आपके सामने है, पर कुछ अंधा भक्त अभी भी इस रियलिटी को स्वीकार नहीं करना चाहते। एंड लास्ट पॉइंट, इंटरनेशनली।
अखंड भारत बनाने के लिए सिर्फ इच्छा ही काफी नहीं होती, इंटरनेशनल सपोर्ट भी चाहिए होगा। यूनाइटेड नेशन की अप्रूवल भी जरूरी होगी। कंट्रीज को जोड़ना मतलब एग्जिस्टिंग बाउंड्री को मिटाकर नई बाउंड्री बनाना और एक देश को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना। तिब्बत की ही बात लो, चाइना ने 1950 में कब्जा किया था तिब्बत पर, आज तक के वो इशू अनरिजॉल्व है। चाइना कभी भी तिब्बत इंडिया को नहीं देगा। रियलिटी, इंडिया की डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो 10 देशों को मिलाकर यूएन में मान्यता पाए। देखो, किसी भी देश को जोड़ने के लिए इंटरनेशनल अप्रूवल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंटरनेशनल लेवल पर सुपर पावर नहीं चाहती कि ज्यादा देश जुड़कर एक साथ रहे। अगर हम चाहे भी पाकिस्तान को इंडिया में जोड़ने का, तो इंटरनेशनली हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, और 10 देशों को जोड़कर एक देश बनाने की बात तो इम्पॉसिबल ही समझो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी डिप्लोमेसी इतनी अच्छी नहीं है। बस हमारी डिप्लोमेसी रील पे अच्छी दिखती है, और बाकी देश जैसे पाकिस्तान कभी इंडिया के पार्ट बनने के लिए राजी ही नहीं होगा। अफगानिस्तान अपने ही अलग देश बनाना चाहता है, वहाँ पे तालिबान का कब्जा है। श्रीलंका और बांग्लादेश चाइना के पास में गिरवी है। मालदीव ने इंडिया को बॉयकॉट करके रखा हुआ है। नेपाल हमेशा से एक इंडिपेंडेंट देश रहा है, और हम चाइना से कभी तिब्बत को जीत नहीं सकते। इतनी एडवांस नहीं है हमारी आर्मी और हमारी टेक्नोलॉजी, और ना ही इतना पैसा है हमारे पास में कि हम एक वॉर भी झेल सके चाइना के साथ में। तो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन निकल के आता है कि अखंड भारत पॉसिबल है। इमोशनली यस, प्रैक्टिकली नो, पॉलिटिकली नो, रिलीजियसली नो, जियोग्राफिकली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इंटरनेशनली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अखंड भारत एक सपना है, लेकिन आज के दौर में ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने एग्जिस्टिंग इंडिया को स्ट्रांग बनाएं, ताकि बाकी देश खुद ऐसा कहे कि हमें इंडिया का हिस्सा होना चाहिए था। और अगर आप चाहें तो इस टॉपिक पर हम और भी गहराई से वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट मैंने इसमें कवर नहीं किया हूँ। तो कमेंट कर दो पार्ट 2 के लिए। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ में जो अखंड भारत के सपने देखते हैं और अंधे हो चुके हैं उस सपने को लेकर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट तुम कमेंट करोगे तो आ ही जाएगा। और इसके अलावा भी हम ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं जिस पे कोई और बात नहीं करना चाहता है, नहीं करता है। इन सारे डेटा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो तुम वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर कहीं पे गलती हुई है तो हमें कमेंट में बता दो, हम अगले वीडियो में उसे रीचेक करके वापस से अपलोड करेंगे, और अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए हम हमेशा रेडी रहेंगे। हमने जितना भी डेटा निकाला ये इंटरनेट में मौजूद डेटा के हिसाब से है। थैंक यू।